हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे तीन टॉपिक्स की, जो कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड हमारा फ्लॉयड वार्शल एल्गो होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लॉयड वार्शल एल्गो की बात करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे हिसाब से मुझे ये ठीक लगा कि वो स्क्रीन पे समझाना सही नहीं रहेगा, ना कि आपको समझ आएगा। तो उसके लिए मेरे पास एक डिटेल्ड वीडियो है जो कि मैंने अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए बनाई थी। तो इस वीडियो में वो अटैच कर दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो मीनवाइल हम पहले फ्लॉयड वार्शल एल्गो पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो बेसिकली फ्लॉयड वार्शल एल्गो होता क्या है। फ्लॉयड वार्शल एल्गो किसका यूज करता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है। ये क्या करता है, ये सारे शॉर्टेस्ट पेयर जो पाथ होते हैं उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में। ठीक है। और ये डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड वेट दोनों ग्राफ्स के लिए काम करता है। ठीक है। पर ये उन ग्राफ के लिए काम नहीं करता जो कि नेगेटिव साइकिल्स होती है, जिनकी सम जो है एजेस का नेगेटिव होता है। ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन क्यूब होती है। अब देखो ये सब तो यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन ही लिखी है और इसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको वही चीज़ समझाऊंगी जैसे कि आपको और इजीली क्लियरली समझ आ जाए। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में अपनी लैंग्वेज में कुछ समझाती हूँ, एक्सेप्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। ओके। अब हम फ्लॉयड वार्शल एल्गो की अगर हम डीप में जाएं, तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट सबसे पहले देखें तो वो क्या है? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। मतलब कि हर वर्टेक्स से, यहाँ पे जो हर वर्टेक्स है, हर दूसरे वर्टेक्स तक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाउंड करती है। अगर वो यहाँ का 3 है, ठीक है, और अगर वो यहाँ से यहाँ ही 7 में जा रहा है, तो वो इस वाले पाथ को ही तो चुनेगी। ठीक है। सबसे पहले ऑल शॉर्टेस्ट पेयर पाथ का मतलब ही है यही है। ठीक है। सपोज करो, अब अगर मैं आपको नॉर्मली वैसे लूँ, सपोज करो यहाँ पे ए बी सी डी है। ठीक है। मतलब कि उसमें, तो अगर हमारा ए बी और यहाँ पे हमारा सी है और यहाँ पे हमारा डी है। ठीक है। अब देखो अगर ए से सब तक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ठीक है, तो हम डिजकास्ट्रा यूज कर सकते हैं। ठीक है। पर अगर हमें ए से बी तक, ए से सी तक, और हमें ए से डी तक, और हमें बी से ए तक, बी से हमारा ए, बी से ए, बी से सी, ये देखो बी से सी, और हमारा सी से डी, अगर हमें सबके शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो हम फ्लॉयड वार्शल एल्गो का यूज करते हैं। ठीक है। अब थोड़ा वो क्लियर हुआ, क्योंकि आप सोचोगे मैम शॉर्टेस्ट पाथ तो हमने डिस्कास्ट्रा में भी पढ़ा था। मैंने बोला ना, अगर ए से हमें सब तक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो हम डिस्कास्ट्रा का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें ए से बी, ए से सी, ठीक है, हर एक का, सी से डी, एवरी शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो हम फ्लाइट का वार्शल का एल्गो का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम एक रियल लाइफ एनालॉजी के उसमें पढ़े, तो सपोज करो इंडिया में मल्टीपल सिटीज है। ठीक है। दिल्ली से मुंबई, ठीक है, यहाँ अगर आपका दिल्ली है, यहाँ आपका अगर मुंबई है, ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है, और फिर आपको जयपुर से पुणे जाना है, ठीक है, फिर आपको पुणे से चेन्नई जाना है, ठीक है, तो अब आपको सबके शॉर्टेस्ट रूट चाहिए। एक एक सिटी के लिए एल्गोरिदम चलाना कॉस्टली हो सकता है। ठीक है। फ्लॉयड वार्शल क्या करता है, वो एक ही प्रोसेस में, मतलब कि वो प्रोसेस एक ही करेगा, ये पूरा घूम फिर के जो भी वो प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस एक ही होगा, लेकिन वो सबके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देगा इस पूरे को ऐसे करके, पूरा ग्राफ करके, मतलब कि वो सबके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देगा। ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत बुरी है, आई नो दैट। ठीक है। मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को भी, वरना इतनी गंदी सी ड्राइंग आप लोग देख के कहोगे कि क्या ही बना रही है मैम। ओके। ठीक है। तो अब देखो, अब बेसिकली अगर हमें बात करनी है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये जो एल्गोरिदम है हमारा, वो डायरेक्टेड ग्राफ में भी काम करता है, अनडायरेक्टेड में भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये लिख के बताया ही है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ में काम करता है। ठीक है। ये ग्राफ जो है, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डजंट वर्क फॉर ग्राफ विद नेगेटिव साइकिल्स। ठीक है। पर हमारा नेगेटिव साइकिल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो ये मत बोलना कि नेगेटिव एज वेट्स को भी हैंडल नहीं करता, नहीं। ठीक है। नेगेटिव एज की साइकिल नहीं होनी चाहिए। साइकिल का मतलब क्या है, जो सम जो है जिसका साइकिल में, वो नेगेटिव है। ठीक है। अब देखो नेगेटिव एज वेट क्या होता है, वेट तो आपका नॉर्मल ही है। सपोज ए से यहाँ पे बी तक गए और उसका वेट आपका सपोज -2 है। ठीक है। मतलब ट्रैवल करने पे कॉस्ट कम हो गई। ठीक है। तो ये पॉसिबल है।
प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम, करेंसी एक्सचेंज, ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। ठीक है, डिजकास्त्रा जो है वो नेगेटिव वेट्स को हैंडल नहीं करता, पर फ्लॉयड वॉर्शल नेगेटिव वेट को हैंडल करता है। ठीक है, तो अब अगर हमें एक्चुअल सिचुएशन समझनी है, सपोज करो ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने ए करा, ए बी, एंड दिस इज फॉर सी, एंड दिस इज फॉर डी। ठीक है, तो सपोज करो ए से जो सी तक का हमारा जो पाथ है वो हमारा 10 है। ठीक है, अब ए से बी का पाथ हमारा 3 है, एंड बी से सी का जो पाथ है वो हमारा 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो टोटल क्या हुआ। टोटल अगर हमें ए से सी पे जाना है, ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट पाथ तो 10 है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके थ्रू जाएं, यहां से पूरा हम ऐसे जाएं, तो हमारा 3+2 कितना हुआ, 5। ठीक है, तो अब 5 हमारा क्या है, 5 हमारा लेस देन हमारा 10 है। ठीक है, तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ जो क्या हो गया, वो ए एरो बी, बी एरो सी, मतलब कि ए से बी से सी पे हम जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। अब फ्लॉयड वॉर्शल क्या करता है, ये कॉन्टिन्यूसली चेक करेगा कि क्या किसी इंटरमीडिएट वर्टेक्स को यूज करके पाथ और छोटा हो सकता है। मतलब कि हमने ए से सी तक जाना था, तो हमने बी को चेक करा ना, क्योंकि हमने बी वर्टेक्स का यूज किया ताकि हमारा पाथ जो है हमारा शॉर्ट हो सके। ठीक है, अगर आई से जे तक का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो एल्गोरिथम चेक करेगा कि क्या के वर्टेक्स के थ्रू जाना बेटर है। ठीक है, ऐसे करके ही हमारा फ्लॉयड वॉर्शल जो है वो चेक करता है। ठीक है, अब बेसिकली करंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं जिसमें हम सपोज करो एक यहाँ पे ग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये ए, दिस वन इज बी, एंड दिस वन इज सी। ठीक है, तो देखो ए से यहाँ पे हमारा पाथ 3 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पाथ 2 है, और यहाँ पे हमारा पाथ जो है वो 10 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो अगर हमें ए से ए तक जाना है तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, ए से बी तक जाना है तो हमारा पाथ क्या है, 3। ए से सी तक जाना है तो हमारा पाथ 10 है। ठीक है, अब बी से ए तक जाना है, बी से ए तक जो है हमारा अभी तक कोई पाथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एरो हमारा यहाँ तक जा रहा है, और ये एरो हमारा यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो बी से बी तक भी हमारा 0 होगा। ठीक है, अब हमें बी से सी तक जाना है, बी से सी तक जाना है ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे ये चीज तो आ रही है ना, बीच में कोई वर्टेक्स तो है नहीं, तो बेसिकली बी से सी का पाथ भी 2 हुआ। ठीक है, ऐसे ही सी के सेम वर्टेक्स हुए। ठीक है, नाउ अब एल्गोरिदम क्या बोलेगा कि हमें बी को इंटरमीडिएट बना के ए से सी तक जाना है। ठीक है, तो हमारा पाथ बेटर हो सकता है। देखो ए से बी तक जाओगे 3, बी से सी तक जाओगे 2, तो 3+2 5 हुआ। करंटली ए से सी 10 था, जैसा कि हमने सेम इसी एग्जांपल में ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन इसमें मैंने एक वर्टेक्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमारा फ्लॉयड वॉर्शल का पूरा कंसेप्ट यही कहता है कि हर वर्टेक्स को एक बार इंटरमीडिएट मान के सब पाथ इंप्रूव करते जाओ। ठीक है, अब बात आती है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज ही क्यों करता है। सबसे स्मॉलर शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं कंबाइन होके बिगर शॉर्टेस्ट पाथ बनाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी सेटिस्फाई होता है, और रिपीटेड कंप्यूटेशन जो होते हैं वो डिस्टेंस उसमें रीयूज होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज होती है। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली क्या था, हमारी फ्लॉयड वॉर्शल एल्गो थी। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्लॉयड वॉर्शल में एडजेंसी मैट्रिक्स ही यूज करता है। एडजेंसी मैट्रिक्स में आप लोगों को एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)³ होती है। ठीक है, और हमारी जो हमारी उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(n)² होती है, वो इसमें ऐड कर लेना। ओके, मैं ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो मत जाना, पहले ही बोल चुकी हूँ। ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)³ और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² होती है। ठीक है, नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव वेट का समझ आ गया ना, हमारा वेट नेगेटिव होगा चलेगा, हमारी साइकिल नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी इन सबको प्लस करके सम आ रहा है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी फ्लॉयड वॉर्शल एल्गो। अब मैं इसी वीडियो में आप लोगों के लिए मैट्रिक्स और चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वीडियो भी ऐड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ सके, क्योंकि ये वाले जो कंसेप्ट है ना ये हम स्क्रीन पे समझ सकते हैं। ये एल्गो है, इसमें ग्राफ है, इसमें कुछ इतना मेजर नहीं है।
लेकिन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मैं चाहती हूँ अगर किसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो उसको डीप में समझ आ जाए, बिकॉज हमारे कंसेप्ट में है तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो उसके लिए मैं आप लोगों को इसके साथ वीडियो अटैच कर रही हूँ, तो आप वीडियो देख लेना। ओके, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? आपने बेसिकली अगर मैट्रिक्स का नाम सुना हो, इसी को मैट्रिक्स बोलते थे, अगर आपको याद हो, इसको मैट्रिक्स हम बोलते थे। ठीक है, अब देखो अगर आपने मैट्रिक्स सॉरी, अगर आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सुना हो तो देखो, सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है, हम इसको ऑर्डर में लिखते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऑर्डर कैसे आता है मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहला जो होता है ना वो रो के लिए होता है। ठीक है, और जो सेकंड वन होता है वो कॉलम के लिए होता है। सपोज ये मैट्रिक्स है एक्स, इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें रो कितनी है? रो ऐसे काउंट करी जाती है, ऐसे। इसकी रो कितनी है? 2 2 इंटू कॉलम ऐसे काउंट किए जाते हैं, ऐसे। ठीक है, इसके कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हुआ x 2 इंटू 3। अब देखो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता कब पॉसिबल होता है? जब एक मैट्रिक्स, सपोज मेरे को x और y को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर x का ऑर्डर मेरा 2/3 है तो y का जो भी ऑर्डर होगा, लेकिन x का जो रो है और y का जो हमारा, मतलब कि x का जो कॉलम है और y की जो मेरी रो है वो सेम होनी चाहिए, तभी होगा। देखो यहाँ पे x का कॉलम कितना है? 3, तो y की रो भी 3 होनी चाहिए। कॉलम उसके जितने मर्जी हो, डजेंट मीन कॉलम सपोज उसके 3 हो, ये लोग मैच करे ना करे, लेकिन x का कॉलम, देखो मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये a मैट्रिक्स है 2/3 की, b मैट्रिक्स है 3/3, तो इसका जो कॉलम है और इसकी जो रो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, सो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इक्वल्स टू द सेकेंड मैट्रिक्स रो मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। तो ये हमारी कंडीशन मैच होगी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला ना, ए मैट्रिक्स 2/3 की है वगैरह वगैरह, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर। वो किस ऑर्डर में आ रही है। ठीक है, अब देखो, अब सपोज करो आप ये बोलोगे मैम अगर हमारी ए, सपोज आपने बोला ए 2/3 की थी, बी हमारी 3/4 की थी, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेट होके सी में स्टोर हो रही है, तो ये सी का क्या ऑर्डर आएगा? क्योंकि मैट्रिक्स ही बनेगा सी भी, लेकिन अब सी का क्या ऑर्डर आएगा? देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब हुआ जैसे इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल है, राइट? तो अब जो बचा हुआ है ना, ये 2 और 4, ये हमारा सी का ऑर्डर आएगा, समझे? तो हमारा सी का ऑर्डर क्या आएगा? सी हमारा ए इंटू बी क्या हो जाएगा? 2/4। मतलब कि जो भी बचा, अब देखो जैसे यहाँ पे इसका कॉलम इसकी रो इक्वल थी तो पॉसिबल था, तो अब जो हम जिसमें स्टोर कराएंगे, सपोज एक्स जेड में हम स्टोर करा रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? यहाँ 2 और यहाँ 3, तो बाय 2/3 की, मतलब 2 रोज ऐसे और ऐसे, कॉलम कितने? ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हुआ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, जो आपको मैंने बेसिक सा समझाया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, क्योंकि हमने ये स्कूल में भी पढ़ा, तो अब जिसको याद नहीं है उसके लिए मैंने फिर से एक बार बता दिया। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आपको इसमें निकालनी है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आप निकालोगे तो देखो, अगर सपोज करो ए मेरी 2/3 की मैट्रिक्स है, बी मेरी 3/4 की है, सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी देखनी है कि हो सकता है या नहीं। अब ये हो सकता है क्योंकि इसका कॉलम इसकी रो इक्वल है। ठीक है, अब देखो हमेशा हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे निकालना है, ये वाला 2, ये जो दोनों 3 है ना, इसका एक ही 3 काउंट होगा। ठीक है, देन आपको इसका 4 लिखना है। ओके, सो ये हमारा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आते हैं इससे। तो देखो 3 2 6, 6 4 24, 24 इज द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो ये हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमारे ऐसे निकलेंगे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, यहाँ पे तो वो पूरा नहीं आएगा, तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ए मैट्रिक्स है 3/4 की, बी है 4/5 की,
सी है 5/3 की, ठीक है। और डी हमें दे रखा है ABC। फाइंड करना है ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ऑप्टिमल नंबर, मतलब कि कितने मल्टीप्लिकेशन जो है ऑप्टिमल बन सकते हैं हमारे। अब देखो सबसे पहले उसने आपको बोला है ABC को मल्टीप्लाई करना है। ABC को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है, पहले आप AB को मल्टीप्लाई करो, उसको C से कर दो। देन आपके पास एक ऑप्शन है ABC को आप मल्टीप्लाई करो और A से मल्टीप्लीकेट कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली दो केस बन रहे हैं, और जब भी ये दो केस बने ना तो आपको मतलब कितने केसेस बन रहे हैं पॉसिबल, ये आपको हर केस बना के देखना है। देखो सबसे पहले AB की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम AB की बात करते हैं। ये जो AB है, ठीक है, यहाँ पे A हमारा 3/4 है, B हमारा 4/5 है, ठीक है। ये हमारा इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो मतलब पॉसिबल है। अब इसके नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन AB में कितने बनेंगे 3, इन दोनों का ये 4 और ये 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है AB का ऑर्डर क्या आएगा, जो बच गया 3 × 5, किससे मल्टीप्लिकेट करना है, C से। पहले हमने AB मल्टीप्लिकेट कर लिया ना, फिर उसके बाद हम C से करेंगे। C का ऑर्डर क्या था 5/3, पॉसिबल है, यस। देन अब इसमें कितने निकालेंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन AB और C। तो देखो 3 और इन दोनों का ये 5, देन 3, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ठीक है। सो ये हमारा इस केस का हुआ। अब अगर इस केस की बात करें तो देखो ये हमारे पास BC है, B कितना है 4/5 एंड C हमारी 5 रोज 3 कॉलम, पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो अब देखो इसकी नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालो, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन BC 4 × 5 × 3 होगा, ये 4, इन दोनों का 5, देन 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, ठीक है। देन हमें क्या करना है, A × BC करना है, ठीक है। A का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/4 और BC का ऑर्डर क्या आएगा, ये 4 और ये 3, पॉसिबल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इन ABC, तो ये क्या आएगा 3 × 4 × 3, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। सो अब ये हमारे पास टोटल केस आया। अब इसके बाद देखो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हुए वो निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन AB एंड ABC, यहाँ पे हमारा 60 आया था, ये 45, 60 + 45 कितना हुआ 105। यहाँ आया है टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या आप पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है, इन BC एंड ABC, ठीक है। 60 + 36, 60 + 36 कितने हुए 96। देन उसके बाद है हमें कितना निकालना है, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब सबसे कम कितने में, मतलब सबसे कम मल्टीप्लिकेशन जितने पॉसिबल है हम उस रास्ते से करेंगे, ठीक है। देखो सबसे मल्टीप्लिकेशन इसी में ही है ना, क्योंकि इसके 105 थे, इसके 96 थे, तो पूरे हमारा बहुत सारा डिफरेंस है, तो इसके बाद हम 96, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हुआ, बस हमें यही क्वेश्चन में करके दिखाना है, ठीक है। सो हमारे क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, हमारे केसेस बनते हैं, उन केसेस में से हमें ये करके दिखाना होता है ऑप्टिमल कौन सा है, तो हम उस रास्ते को चुनेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपके पास है, E है आपके पास ABCD, और फिर से आपको बोल रखा है फाइंड करो ऑप्टिमल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो अब आपको ये फाइंड करना है। देन अब देखो ABCD को मल्टीप्लिकेट करना है, तो इसके भी कई रास्ते बनेंगे। सपोज करो पहले आप A हो सकता है, B C और D से मल्टीप्लिकेट कर दो, फिर आप AB हो सकता है और फिर CD हो सकता है, ऐसे मल्टीप्लिकेट कर सकते हो। एक हमारा रास्ता हो सकता है ABC, ठीक है, और D, मतलब कि ये मैंने आपको बेसिकली इसके केसेस बताए हैं। केसेस में से इनके काफ़ी सारे केसेस भी हो सकते हैं। देखो अभी हम केस 1 की बात करें, अगर देखो केस 1 में A B C D है, तो इसके अब काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं। सपोज B है और CD, यानी कि ये जो BCD निकालना है, ठीक है। देन आपके पास हो सकता है BC हो और आपको D से करना हो, ठीक है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सी डी। ठीक है, सो सी और डी, उसके बाद हम निकालेंगे बी सी डी। ठीक है, सो सबसे पहले हम सी डी की बात करें, अभी हमें क्या निकालना है, बी सी डी। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करें अगर सी डी की, सी कितना है हमारे पास 5/4, डी कितना है 4/2। ठीक है, सो अब इसमें हम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सी डी कितना होगा, ये 5 4 इंटू 2, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास अब हमें क्या करना है, हमें करना है बी कितना था हमारा 3 इंटू 5, और हमारे पास सी डी कितना है, ये कितना है 5 और ये 2। ओके, सो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस बात करें इन बी सी डी तो कितने होंगे 3, और इन दोनों का एक 5 होगा, देन 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो अब इसमें टोटल मल्टीप्लिकेशन कितने निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सी डी एंड बी सी डी। ठीक है, सो 40 + 30 = 70, ये हुआ। अब देखो सेकेंड में हमने क्या निकाला, ये करना है हमें बी सी और डी। ठीक है, सो सबसे पहले बी और सी को करेंगे, बी कितना है 3 इंटू 5, सी कितना है 5 इंटू 4। ठीक है, देन हमारे पास है डी, डी कितना है आपका 4/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉसिबल है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बी सी, 3, इन दोनों का एक 5 आएगा, इन दोनों का एक 4। ठीक है, ये 4, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। ठीक है, अब देखो बी सी आ गया, बी सी कितना आया, ये 3 और 4। देन आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से, डी क्या है 4/2, अगेन पॉसिबल है। तो अब देखो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस में करोगे, इन बी सी और डी, तो कितना आएगा 3, ये वाला 3, इन दोनों का 2 का 4 एक हो जाता है, देन 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब इसके टोटल निकालो, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हुए 60 + 24 84। ठीक है, अब बेसिकली आपको यही निकालना था ना, तो अब इसके बेसिकली पॉसिबल कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन ए बी सी डी कितने हुए, ए बी सी डी, और इसका ऑर्डर क्या आएगा, ए बी सी डी। ध्यान से देखो अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि अभी जब हमने ये निकाला ये बी सी डी, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, हमने पहले ये निकाला था बी सी डी, 3 इंटू 5 इंटू 2 किया था, देन इसका ऑर्डर था 3/5। ठीक है, और इस वाले का ऑर्डर था हमारे पास 5/2। ठीक है, तो अब जब हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा 3/2। ठीक है, अब देखो 3/2 कैसे आया, देखो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1/1 इंटू 3। ठीक है, और हमारे पास बी सी डी कितना है 3/2। ठीक है, देखो यहाँ से बेसिकली देख सकते हो बी हमारा कितना था 3/5। ठीक है, और हमारे पास सी डी था, हमें यही निकालना था ना बी सी डी, तो सी डी हमारे पास कितना था, सी डी का ऑर्डर कितना था 5/2, 5/2। ठीक है, सो जब ये बी सी डी की बात हुई, ये वाला 5 और ये वाला 5, तो बच्चा कितना 3/2, यहाँ से आया हमारे पास 3/2। ठीक है, सो इसीलिए ए बी सी डी, इस पूरे का ऑर्डर कितना बचा, ये 3 3, तो ये 1 और ये 2। ठीक है, इसीलिए इसका ऑर्डर ये बचा। ओके, सॉरी यहाँ 1 आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे बेसिकली कितना, इसका ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 1 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें पूरे में कितने हुए 6। ठीक है, सो अब पूरे मल्टीप्लिकेशन कितने हुए, देखो इसमें कितना है 84, इसमें कितने 70, तो ऑब्वियसली ऑप्टिमल तो ये है, ऑप्टिमल ये है, तो हम 70 + 6 करेंगे, तो कितना हुआ 76। अब देखो अभी हमने सिर्फ ये केस निकाला है, अब हमें ये केस निकालना है ए बी इंटू सी डी। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है बट बहुत ही इसका आसान प्रोसीजर है। देखो ए बी और सी डी निकालना है, ए बी क्या है पहले ए बी निकाल लो, फिर सी डी निकाल लेना। ए कितना है 1/3, बी कितना है 3/5, और यहाँ पे सी कितना है 5/4,
डी कितना है 4/2। वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करो। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन ए बी। ए बी का ऑर्डर कितना आएगा 1/5। अब मल्टीप्लीकेशन कितने हैं 1 इंटू इन दोनों का एक हो जाएगा 3 देन 5 5 3 जा 15। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन सी डी। तो सी डी में कितने हुए 5। सी डी का ऑर्डर क्या होगा ये 5 और ये 2 और देन 5 इन दोनों का एक 4 देन 2 5 4 जा 20 22 जा 40। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। अब आपको क्या करना है, नाउ ये लाइन सिर्फ यहीं तक थी। नाउ ए बी क्रॉस सी डी करना है। ए बी का ऑर्डर क्या है, ए बी का भी मैंने ऑर्डर बताया ना 1 इंटू 5। ठीक है, इंटू सी डी। सी डी का ऑर्डर क्या होगा 5/2। पॉसिबल है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा ए बी इंटू सी डी, उसका ऑर्डर क्या आएगा ये 1 और ये 2 1/2। और इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने होंगे 1 क्रॉस 5 क्रॉस 2 5 2 10। अब देखो इस पूरे के टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने हुए 15 40 और ये 10, तो कितने हुए हमारे पास 65। ठीक है, ये अभी हमारा केस सेकंड हुआ है। ठीक है, अभी हमने देखो ये वाला भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है ए बी सी इंटू डी। ठीक है, तो अब जब हम अपना ये वाला केस निकालेंगे, ये देखो ए बी सी इंटू डी। अब देखो इसके भी दो पार्ट है। हम इसको ए बी सी है ना, तो हम इसको ए बी सी को ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ए बी को सी से भी कर सकते हैं। जो केस ऑप्टिमल होगा हम उसको चूज करेंगे और फिर डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो अब देखो ए बी सी को करना है। तो सबसे पहले ए और हमारा बी। बी कितना था हमारा 3 क्रॉस 5। सी था हमारा 5 इंटू 4। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन बी सी। बी सी कितना है 3 और 4, यही आएगा ना। तो अब इसका ऑप्टिमल वो कितना है 3 क्रॉस 5 क्रॉस 4 15 4 जा 60। ठीक है, अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। इन ए कितना था, ए हमारा था ओके ए हमारा 1/3 था। ठीक है, देन इसका है बी सी है 3/4। पॉसिबल है, ओके। सो अब इसका ए बी सी, इस पूरे का क्या ऑर्डर आएगा 1/4। ठीक है, सो अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 इन दोनों का 3 1 देन 4 12 आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हुए, शॉर्ट में लिख रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब अपने तरीके से लिख लेना। 60 + 12 कितने हुए 72। सिमिलरली यहाँ पे कैसे करोगे, ए बी सी कर लिया। अब यहाँ पे ए बी और सी का करना है। ए का ऑर्डर 1/3, बी का ऑर्डर 3/5 इंटू सी। ठीक है, और सी का हमारे पास ऑर्डर है, यहाँ लिखा था ना मैंने 5/4। ठीक है, देखो अब नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करना है इन ए बी 1/5। ए बी का 1/5 हुआ ना, तो अब इसका क्या होगा 1 इन दोनों का 3 देन 5 15। अब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करने हैं ए बी का सी के साथ। ए बी का ऑर्डर कितना बना 1/5, सी का ऑर्डर है हमारे पास 5/4। ठीक है, तो अब देखो ए बी और हमारे पास सी, इस पूरे का ऑर्डर कितना बचा 1 इंटू 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 1/5 इंटू 4 5 4 जा 20। ठीक है, इसका टोटल कितना बनेगा इस पूरे का 15 + 20 35, शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो ऑप्टिमल किस केस में हुए 72 या 35, ऑब्वियसली 35। तो अब हमारा ये जो 35 है हम इसको चूज करेंगे किससे मल्टीप्लाई करने के लिए, हमने हमारा ये वाला मेथड चूज किया, ये वाला नहीं किया। तो अब देखो अब इसका ये वाला मेथड जो ये आंसर आया ना, इसको हमें डी से मल्टीप्लाई करना है, समझे। ये देखो अब जो हमारा आंसर आया ऑप्टिमल इज ए बी देन है हमारा सी। ठीक है, सो क्या बनेगा हमारा ए बी और सी हमारा किस ऑर्डर में था, अभी मैंने बताया ना। देखो ए बी और सी 1/4 के ऑर्डर में था।
साथ साथ ऑर्डर निकाल लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है डी से। डी हमारा किस ऑर्डर में था? डी हमारा 4/2 है। ओके, सो अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ए बी सी फिर डी, तो ये हमारा फाइनल किस ऑर्डर में आएगा? देखो 1 into 2, राइट। ये हमारा क्या था? मल्टीप्लाई करो ऑप्टिमल, 1 into 4 into 2, 4 4 2 जा 8। ठीक है, सो अब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुए, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुए ये 8 प्लस जो ऑप्टिमल वे चुना था 35 वाला। ठीक है, तो कितने हुए? 43। ठीक है, सो ये हमारा अभी तक हमारे 3 टेस्ट केसेस हो गए। बस आपको इसी तरीके से ये फाइंड करना था, समझ आई? बेसिकली हमने सबसे पहले ABCD हमें मल्टीप्लाई करना था, हमने उसके तरीके ढूंढे, हमने फर्स्ट केस के वो बनाए पार्ट्स, हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, हमने सेकंड केस सॉल्व किया, हमने थर्ड केस सॉल्व किया, बस इतना ही है। अगर इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसका करके दिखा रही हूँ। ए की वैल्यू हमारी 3/4 के ऑर्डर में है, बी हमारा 4/5 के ऑर्डर में है, सी हमारा 5/3 के ऑर्डर में है। ठीक है, अगेन हमें फाइंड करना है डी, जो कि ए बी सी। ठीक है, अब इसका क्या होगा? ए बी सी के भी 2 तरीके थे, ए को बी सी से करो, देन आपका ए बी और सी। ए को इससे करोगे तो देखो ए हमारा 3/4 है, देन हमारी बी की वैल्यू क्या है? 4/5 और सी हमारा 5/3। ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, पॉसिबल है 5 और 5। ठीक है, सो अब हमारा क्या बनेगा? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बी और सी। सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करो, 4 into 5 into 3, ये वाला 4, इन दोनों का एक 5 और 3, 5 4 20, 23 60। बी सी का ऑर्डर क्या बनेगा? ये 4 और ये 3। ठीक है, नाउ क्या करना है? ए 3/4 है इंटू बी सी आपका कितना है? 4/3। इसको मल्टीप्लाई करो, सो ए बी सी, इसका ऑर्डर कितना बनेगा? ये 3 और ये 3, 3/3। तो ये इसका पहले ऑर्डर निकालो, 4 into 3। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, आप लोग प्लस करके लिख लेना, 60 + 30 96, फुल लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, स्टेटमेंट। इसी तरह इसका निकालो, ए हमारा क्या है? 3/4, बी क्या है? 4/5। ठीक है, और हमारा सी है 5/3। सबसे पहले ए बी का निकालो, मैं ना नॉर्मल लिख रही हूँ, आप लैंग्वेज में लिख लेना। ए बी हमारा 3/5 बनेगा। अब इसका कैसे निकालोगे? ये 3 4 देन ये 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब ए बी है हमारा 3/5 इंटू हमें सी निकालना है 5/3। पॉसिबल है, तो अब इसके बाद कैसे करोगे? नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने बनेंगे? 3 इंटू इन दोनों का एक 5 देन 3, 15 15 3 जा 45। टोटल निकालोगे क्या आएगा? 105। ठीक है, अब देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 96 हुआ या 105 हुआ? ऑब्वियसली 96 हुआ, तो क्या लिखोगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दिस इक्वल टू 96। तो आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा कि क्या क्या हमारे कंसेप्ट थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा 18th में हम मिलेंगे, जिसमें हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 ही दिन रह जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कुछ मोटिवेटिंग सा लिख देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाय।